आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ शॉक। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है होम्योपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद पांडे। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। लोग अक्सर दिखाने में तो खुश होते हैं, अंदर से उनके जीवन में क्या चल रहा है हमको पता भी नहीं होता है। आइए आज हम जानते हैं स्पेशलिस्ट से डिप्रेशन क्या होता है। जी सर बताइए, डिप्रेशन कैसे होता है और क्या होता है। आज हम देखते हैं सभी लोग बहुत भाग दौड़ और बहुत फास्ट लाइफ जीते हैं। इसमें बहुत सारे तनाव होते हैं ऑफिस को लेकर या हमारे परिवार को लेकर, और इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको हमें रोज़ाना दिन प्रतिदिन की लाइफ में हमें फेस करना होता है। और उसका एक जब बहुत लंबे समय तक इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं तो हमें फिर ये सारी चीज़ें पहले मानसिक रूप से हमें परेशान करना शुरू करती हैं और उसके बाद शारीरिक रूप से हमें परेशान करती हैं। तो मानसिक रूप में जब हमें परेशानियां नज़र आने लगती हैं, उनको काफ़ी समय तक हम लोग या सामान्य लोग उनको इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते कि उनके साथ में कोई मानसिक समस्याएं शुरू होने की शुरुआत में है। और वो अगर कुछ पहचानने में भी आते हैं तो वो फिर संकोच भी करते हैं कि किसी डॉक्टर से वो कोई सलाह लें, मशवरा लें, क्योंकि उसके कारण एक थोड़ा सा हमारे यहाँ पर समाज में एक थोड़ा सा एक इस तरह से हीन भावना फील करता है मरीज़ की मैं कोई दिमागी रूप से कोई परेशानी है मुझे, या इस तरह की कोई परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये सब चीज़ें आती हैं। और डिप्रेशन में होता ये है कि मरीज़ को लगातार लंबे समय तक नकारात्मक सोच बनी रहती है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, नींद नहीं आने की परेशानी हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको फिर धीरे धीरे करके एक परमानेंट, जिसको हम हिंदी में हम अवसाद बोलते हैं डिप्रेशन को, तो उसमें वो आ जाता है। डिप्रेशन में हम देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मेंटली आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, क्या फिजिकल भी कुछ होता है आपको? जी बिल्कुल। होम्योपैथी में तो हम ये भी मानते हैं कि ऑलमोस्ट सारे रोगों की जो शुरुआत होती है वो पहले मानसिक रूप से ही होती है, मेंटल लेवल पे ही शुरुआत होती है। जहाँ तक हम अवसाद की या डिप्रेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो ये मानसिक रोग में एक प्रकार होता है जिसको हम मुख्य प्रकार होता है मूड डिसऑर्डर। और मूड डिसऑर्डर को हम अगर क्लासिफाई करें तो उसमें दो तरह के रोगों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। एक आता है डिप्रेशन और दूसरा आता है मेनिया। दोनों ये बिल्कुल उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। तो इसमें जब कोई मरीज डिप्रेशन से पीड़ित होता है और उसको थोड़े लंबे समय तक ये चलती है तकलीफ, तो उसको शारीरिक रूप से क्या होगा कि उसके एक तो जैसे जो हम बात करते हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं, तो उसके जेस्चरल मूवमेंट्स कम होते जाते हैं। उसको अपने शरीर में नकारात्मक सोच मानसिक रूप से होती है तो उसका असर शरीर पे ही आता है कि वो उसकी जो अपनी शारीरिक जो क्षमता है काम करने की वो कम होती जाती है। उसके साथ में उसका वजन भी कम हो सकता है या बढ़ सकता है। अमूमन ये मोटे तौर पर ये माना जाता है कि अगर वजन किसी का 5% एक महीने के अंदर या तो घट गया या बढ़ गया, तो इस तरह के फिजिकल चेंजेस उसमें आते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि उसके चेहरे पे हमेशा एक निराशा का भाव बना रहेगा। तीसरा हम देखते हैं कि जैसे अगर आप चेहरे पे ही गौर करें तो मरीज के जो होंठ हैं, होंठों के जो कॉर्नर होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ होते हैं। या फिर हम अगर फोरहेड की बात करें, माथे पर एक लंबवत लकीरें, हॉरिजॉन्टल लाइंस उसके परमानेंट रहती हैं। तो ये सब चीज़ें परमानेंट चिंता जो एक हमेशा अवसाद में आदमी रहता है उसके लक्षणों को ये इंगित करती है। इसका कोई एज ग्रुप होता है कि बड़े ही लोगों को आ सकता है या बच्चों को ही हो सकता है डिप्रेशन? पहले हम इसको अमूमन ये मानकर चलते थे कि प्यूबर्टी से पहले नहीं होता है, जैसे महिलाओं की अगर हम बात करें, और बच्चों में भी नहीं देखा जाता था। मगर आजकल मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो बहुत सारे मरीज हमें कम उम्र के भी, जो 20 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो भी हमारे पास डिप्रेशन की शिकायतें लेकर आते हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आजकल चुनौतियां हर चीज़ में, पढ़ाई में भी स्ट्रेस रहता है, पहले नहीं होता था इतना। अब बच्चों पे पढ़ाई को लेकर भी बहुत सारा स्ट्रेस रहने लगा है, तो बच्चों में भी आने लगा है। और इसमें अगर हम मुख्यतः बात करें तो इसमें देखा ये जाता है कि महिलाओं में कुछ ज़्यादा मिलता है ये। उसके अलावा जैसे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग होते हैं उनमें ये थोड़ा ज़्यादा मिलता है। या फिर जो लोग
ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो परमानेंट उनका एक स्ट्रेस हाई रहता है, जैसे जो मार्केटिंग के फील्ड में होते हैं या इस तरह के जो जॉब करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना होती है। एज वाला फैक्टर अब काफ़ी कुछ हद तक वो साफ हो गया है। पहले ये हुआ करता था कि आफ्टर 40 चांसेस होते थे ज़्यादा, अब ऐसा नहीं है। मोस्टली उन केसेस में डिप्रेशन देखा जाता है जिनके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है। मतलब हम बात करें कोई पीड़ित इंसान की, तो उसको उसमें ज्यादा डिप्रेशन की चीजें देखी जाती हैं। क्या सिर्फ उन्हीं लोगों में देखी जाती हैं या अक्सर हर लोगों में आजकल डिप्रेशन की बीमारी है? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हर किसी को डिप्रेशन की बीमारी है। हाँ, कुछ बीच-बीच में किसी को एंग्ज़ायटी के और इस तरह के फ़ेजेज़ आते हैं, कुछ समय रहती हैं, कुछ जैसे किसी को मानकर चलिए कुछ दिनों के लिए बुखार होता है और वो ठीक हो जाता है, तो वो एक शॉर्ट पीरियड होता है। उसको ये नकारात्मक उसमें वो परमानेंट नहीं रहता, लंबे समय तक नहीं रहता, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। मगर हाँ, आपने जैसे पूछा कि ये किन्हीं विशेष उनमें ही ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये जैसे किसी का कोई डाइवोर्स हो गया या किसी के घर में किसी तरह का कोई अलगाव हो रहा है या जैसे पारिवारिक झगड़े होते रहते हैं, इस तरह के माहौल में जो लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस तरह की। इसका कोई प्रॉपर मेडिकेशन होता है कि हम लोगों को कोई दवाई लेनी है उससे डिप्रेशन सही हो जाएगा, या मेंटल हेल्थ के लिए हम लोगों को डिप्रेशन की कुछ चीज होती है? नहीं, दोनों चीज़ें ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ के लिए बात करें तो इसके लिए काउंसलर्स होते हैं, उनकी सेवाएं ज़रूर ली जानी चाहिए। डॉक्टर जो मनोचिकित्सक हैं या जो भी उपयुक्त चिकित्सक लगते हैं, होम्योपैथी में मनोचिकित्सक तो होते नहीं हैं कोई अलग से, मगर होम्योपैथी में मनोचिकित्सा बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, तो होम्योपैथिक फिजिशियन को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और काउंसलर्स होते हैं इसके लिए, तो उनके पास काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। उसके साथ में अगर उसकी कुछ कोमोर्बिडिटीज़ भी हो रही हैं, जैसे कोई दूसरे रोग भी उनके साथ में अगर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी किसी फिजिशियन से हमें संपर्क ज़रूर करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। डिप्रेशन और कई तरीके के हो सकते हैं क्या? कितने तरीके के डिप्रेशन हो सकते हैं? डिप्रेशन को हम अगर उपचार और समझने के हिसाब से अगर हम बाँटते हैं, तो इसमें मुख्यतः 4-5 तरह से हम इसको क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, जिनको हम कारणों के हिसाब से लेकर चलते हैं। जैसे पहला जो होता है वो आनुवांशिक कारण माना जाता है इसमें। आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक जो कॉजेज़ होते हैं। जेनेटिक कॉजेज़ उनमें ज़्यादा आने की संभावना होती है जिनके माता-पिता बहुत सघन यानी कि बहुत सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनमें चांसेस होते हैं। दूसरा होता है कि पारिवारिक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारणों में क्या होता है, किसी के माता-पिता में अलगाव हो रहा है, डिस्प्यूट्स होते हैं, या किसी खुद का ही अपने माता-पिता से कोई अलगाव हो रहा है, तो इस तरह के जो पारिवारिक या परिवार में झगड़े वगैरह होते रहते हैं, उनमें अगर वो लंबे समय तक देखते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, तो उनमें ये समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। तीसरा आता है कि किसी को कोई इस तरह की शारीरिक व्याधियाँ यानी कि फिजिकल इलनेसेस हों, जो कि इनक्योरेबल होती हैं। जैसे किसी को कैंसर हो गया या किसी की बहुत मेजर सर्जरी हुई है या होने वाली है, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनमें कि मरीज को ये लगता है कि मेरा इसका कोई उपचार नहीं हो सकता, तो उनमें भी इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ा आज की लाइफ स्टाइल में हम देखते हैं, तो उसका जैसे जो आप किसी भी कार्य क्षेत्र की हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जो भी काम कर रहा है उसमें इस तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे कोई ऑफिस में काम करता है, उसका बॉस उसको डांट देता है, लंबे समय तक बॉस के साथ में उसके अच्छे वो नहीं बनते हैं, या उसके जो ऑफिस है वहाँ पे उसके अच्छे व्यवहार नहीं होता है उसके प्रति, या कि फिर जैसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में कोई कमज़ोर रह जाता है, उसके मार्क्स कम आते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस रहता है, या किसी का जैसे कोई अफेयर चल रहा है उसमें उस तरह के कोई फेलियर्स होते हैं, उसकी वजह से भी डिप्रेशन में आ सकते हैं लोग। किसी का डाइवोर्स हो जाए उसकी वजह से, तो इस तरह की ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या डिप्रेशन को लेकर खान-पान में भी किसी तरह का परहेज करना ज़रूरी है? जी, खान-पान हमेशा, वैसे तो हर तरह की बीमारियों में, और जैसे आपको याद होगा हमारे भारत में एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो इसका विज्ञान ने भी अब साबित कर दिया है कि ये बात सही है, क्योंकि आप जैसा खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक कहा जाता है कि आप अगर तामसी प्रवृत्ति का खाना खाते हैं, तामसी प्रवृत्ति का खाना खाते हैं तो आपको गलत सोच विचार आते हैं, क्योंकि डिप्रेशन भी अल्टीमेटली शुरू होता है हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स से, और वो परमानेंट होते जाते हैं फिर। तो अगर हम अच्छा खाएंगे,
जैसे आप आजकल देखते हैं रेस्टोरों में भीड़ लगी रहती है, कॉफ़ी पिएँगे लोग, ड्रिंक करते हैं लोग, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं हमें मेंटल इलनेस के साथ में फिज़िकल इलनेस देती है और पहले मेंटल इलनेस होती है। तो खान-पान का निश्चित रूप से बिल्कुल असर पड़ता है और नकारात्मक असर पड़ता है गलत चीज़ें खाने से, जो डॉक्टर सभी जानते हैं और डॉक्टर्स भी बताते हैं इसके बारे में। तो अच्छा खान-पान बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी में हम किस तरह का मेडिकेशन ले सकते हैं सर? होम्योपैथी को हम अमूमन ये मानकर चलते हैं जैसा लोगों में एक सामान्य तौर पे होम्योपैथी को लेकर एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि ये छोटी-मोटी बीमारियों के लिए काम आती है या ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बार-बार लोगों को यही बताने की कोशिश करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही बताना चाहूँगा लोगों को कि होम्योपैथी मानसिक रोगों में बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति साबित हो सकती है अगर इसको और हम प्रमोट करें तो। इसमें ये होता है कि हम अमूमन ये मानकर चलते हैं कि कोई भी रोग की शुरुआत होती है वो पहले मेंटल लेवल पे होती है, उसके बाद फिजिकल लेवल पे आना शुरू होता है। तो होम्योपैथी में देखा ही मरीज को इसी तरह से जाता है। तो हम होम्योपैथी में चिकित्सा जब करते हैं तो चाहे किसी भी तरह की बीमारी को मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं, मैं फिजिकल डिजीज का नाम ले रहा हूं, जैसे किसी को आर्थराइटिस हो गया तो कोई भी अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक होता है तो वो उसकी पूरी पहले उसका मेंटल स्टेटस क्या है, मेंटल हेल्थ कैसी है उसकी किस तरह की हैबिट्स हैं, किस तरह की उसकी पसंद नापसंद है, उसको यहाँ तक देखा जाता है कि आपको किस तरह के सपने आते हैं। तो पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक बनता है मरीज का और उसको देखते हुए हम चिकित्सा करते हैं। तो अब जहाँ तक ये मनोचिकित्सा की बात आती है, डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं जिनको कि हम बहुत सफलतापूर्वक बहुत बार हम उपयोग में ला सकते हैं और लाए हैं। जैसे यहाँ पर और यहाँ की मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दूसरी पैथियों में तो डिप्रेशन को एक डिजीज का नाम ले लिया हमने कि ये डिप्रेशन है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा में बताया था कि किस किस वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मेडिसिन को भी कैटेगराइज करा गया है। जैसे मानकर चलिए किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ और फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हो गया, किसी का बिजनेस ठप हो गया, तो उस स्थिति में उसको डिप्रेशन आ जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा कि वही दवाइयाँ सब पे लागू होंगी। हमारे यहाँ पर इस तरह के लिए एक मेडिसिन आती है ऑरममेट। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा दर्शकों को कि वो हमारा ये कार्यक्रम देखकर अपने ऊपर दवाइयों का उपयोग कभी भी ना करें। चिकित्सकीय सलाह बहुत ज़रूरी है। आप पहले किसी अपने चिकित्सक से मिलिए, उसके बाद ही दवाइयाँ, मैं दवाइयों के नाम भले ही यहाँ पर ले रहा हूँ मगर उनको बिना किसी चिकित्सक की सलाह के बिल्कुल भी ना लें। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो ऑरममेट एक बहुत अच्छी दवाई होती है। ऑरममेट के साथ में एक ये चीज़ भी होती है जिसे मैं अभी यहाँ पे बताना भूल गया था कि डिप्रेशन के जब सीवियर डिप्रेशन होता है तो आदमी के मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और बहुत से लोग उसमें सुसाइड कर भी लेते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी आती हैं। जैसे मैं कुछ नाम लूँ, ऑरममेट भी उनमें से एक है, उनमें एक नेट्रम सल्फ होती है हमारे यहाँ पर दवाई। तो इस तरह की जिनमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मगर ऐसा नहीं होता हर किसी मरीज को सुसाइडल थॉट्स आते हैं डिप्रेशन के केस में, तो ये अलग अलग हो जाती है। किसी को मानकर चलिए किसी शारीरिक व्याधि के कारण किसी को कि लंबी कोई इनक्योरेबल डिजीज हो रही है और फिर उसको डिप्रेशन हो गया है, तो उसके लिए अलग दवाइयाँ आती हैं। जैसे कि एक आर्सेनिक एल्बम आती है, एसिड नाइट्रिकम आती है, तो इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। किसी को मानकर चलिए कोई ऑफिस में काम करता है और लंबे समय तक वो बॉस से डांट खाता है या घर में या परिवार में डांट खाता रहता है, तो वो भी लंबे समय तक अगर ऐसा होता है तो उसको भी डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, स्टेफिसग्रिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, दवाइयाँ बहुत सारी हैं इस तरह की। जैसे महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को अगर प्यूबर्टी के टाइम पर डिप्रेशन होना शुरू होता है तो उस समय के लिए आती है सीपीआई, एक मेडिसिन होती है। ये मीनोपॉज के टाइम पे, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई उसी से होती हैं। तो अगर मानकर चले मीनोपॉज के टाइम पर अगर महिलाओं में इस तरह की कोई समस्या आती है तो लेकेसिस और सीपिया करके दवाइयाँ होती हैं। तो ये कुछ दवाइयों का मैं बहुत ब्रीफली यहाँ पे रखा है मैंने आपके सामने इसको। तो ये दवाइयाँ होती हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हैं ऐसे। तो होम्योपैथी में इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा की जा सकती है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या योगा करने से भी डिप्रेशन कम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल देखा गया है कि जो लोग रेगुलर बेस पे योगा करते हैं
और उनको इस तरह की समस्याएं या तो नहीं होती हैं तो बहुत ना के बराबर होती हैं, और जिनको अगर पहले से हो चुकी हैं और उसके बाद वो योगा शुरू करते हैं तो उनको निश्चित तौर पर फ़ायदा होता है, बिल्कुल फ़ायदा होता है। और अगर हम सरकार की बात करें, क्या सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए या ऐसे कैंपेन्स चालू करने चाहिए जिसकी वजह से डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनका कुछ फायदा हो सके? जी हाँ, अगर हम भविष्य की बात करें तो आने वाले समय में बहुतायत लोगों की संख्या होने वाली है जो डिप्रेशन से पीड़ित होंगे, और लोग उसको पहचान भी नहीं पा रहे होंगे अनफॉर्चुनेटली। इसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार इसमें एक विशेष अपना योगदान दे और इसका एक ह्यूज कैंपेन स्टार्ट करे और लोगों को अवेयर करें कि ये बीमारी कैसे होती है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जिससे कि लोग पहचानें उसको और कि उनको कहीं इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, जिससे कि वो समय पे उसका उपचार करवा सकें। क्योंकि अगर हम पूरे देश की या पूरी दुनिया की बात करें, अगर लोग ज़्यादातर डिप्रेशन से पीड़ित होंगे तो लोगों की कार्य क्षमता पे बहुत असर पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं हर तरह की उस पर निगेटिव चीज़ लेकर आएगी पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो सरकार को निश्चित रूप से इस पर कदम उठाने चाहिए। सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि जो साइकियाट्रिस्ट सेशन होते हैं, लोगों को अक्सर लगता है साइकियाट्रिस्ट को विजिट कर लिया मतलब आप पागल घोषित हो गए हो, आप पागल हो इस वजह से आप साइकियाट्रिस्ट के सेशंस ले रहे हो। इस पर आपका क्या कहना है? जी, आपने बहुत सही बात कही, और ये बात मैं अपने क्लिनिक पर भी मैं लोगों को यही बात समझाता हूँ कि आप इसको इस तरह से मत लीजिए कि आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है इसका मतलब कोई आपको पागल घोषित किया जा रहा है। और लोगों में ये इसी वजह से लोग बचते भी हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से या और भी किसी फिजिशियन के पास जाने से, इवन वो अपने घर में भी एडमिट नहीं करते हैं। तो मैं पहली बात तो लोगों को यही सबसे पहले सलाह दूंगा कि अगर उनको किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने परिवारजनों से जरूर से शेयर करें उनको। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ होती है और वो अगर परिवार में शेयर करते हैं तो परिवार के दूसरे लोग भी होते हैं जो उनसे शेयर आपस में जब वो करते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है, तो लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ भी कभी हुई थी और ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। और आदमी ठीक भी हो जाता है, वो रोगी नहीं बनता। मगर जब वो अपने आप में एकाकी जीवन में चला जाता है और वो अपने आप में ही चीज़ों को डिस्कस करता रहता है अपने मन ही मन में, तो वो निश्चित रूप से रोग की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो परिवार में डिस्कस करें और परिवार वालों का फिर ये फर्ज बनता है कि उसको किसी उपयुक्त चिकित्सक को जरूर लें, क्योंकि चिकित्सक की यह सलाह ऐसे केसेज में बहुत जरूरी है, और अगर समय से मिलती है तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ ऐसी बुक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, या बुक्स पढ़ना इतना जरूरी होता है कि डिप्रेशन जो पेशेंट है डिप्रेशन से रिलेटेड वो कम हो सकता है? मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहली चीज़ तो आपकी जो अगर हॉबी है कि आप रीडिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आप किताबें, आपको सभी प्रकार की किताबें अच्छी लगेंगी, वो किसी भी तरह की किताब हो। अगर हॉबी है तो उसको ना छोड़ें, और अगर नहीं है तो आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा। मैं तो कहूँगा कि आप भले न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ें, उसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, वो ज़रूर से पढ़िए। आप बहुत सारे लेखकों की बहुत सारी किताबें, आप अगर आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप चाहें तो उस पर आप करके चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से किताबें मंगवा सकते हैं। साथ में मैं आपको एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को डिप्रेशन की शिकायत आ रही है तो मैं कहूँगा कि उसको डांस है या म्यूजिक है या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट से रिलेटेड है, कोई पेंटिंग है, तो इस तरह की चीज़ों में अगर कोई मरीज़ को हम अगर चाहें तो और उसको हम सजेस्ट करें कि वो इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हों, तो वो उसके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी, वो उसको रोग से दूर करने में सहायक साबित होती है। तो ये थे हमारे साथ होम्योपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद पांडे। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, हेल्थ चॉक के साथ। धन्यवाद।